तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस 3 एड्रेस कोड को हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप इस 60 को ये जो 60 जो है आपका इंटीजर है, इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट करके इस टेम्परेरी स्टोरेज में इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 60 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 60 इंटीजर को जब आप फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60.0, ठीक है ना। तो ये ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कंपाइलर ने कर दिया है। अगर आप ये कोड ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं तो ये इसको ऑप्टिमाइज करके 60.0 कर देगा। देन इसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि T1 की जगह पर इसने 60.0 यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और आपको एक ये नए टेम्परेरी वेरिएबल में आप इसकी वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। देन इसके बाद में हमने क्या किया है कि ID1 में डायरेक्टली इस T3 को रिमूव कर दिया। तो T3 को रिमूव करके हम इस वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये जो 3 एड्रेस कोड था इसको कंपाइलर ने ऑप्टिमाइज कर दिया इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। जैसे कि स्पेस के टर्म्स में देखिए ये 4 स्टेटमेंट है और अब ये आपके केवल 2 ही स्टेटमेंट है। और स्पीड के टर्म्स में भी आप देख सकते हैं ये 4 स्टेटमेंट इनको एग्जीक्यूट करने में ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू दीज 2 स्टेटमेंट। अगर आप केवल इन 2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको एग्जीक्यूट करने में कम समय लगेगा। तो स्पीड के टर्म्स में आपका कोड ऑप्टिमाइज हो गया है और स्पेस के टर्म्स में भी आपका कोड ऑप्टिमाइज हो गया है। तो ये जो कोड ऑप्टिमाइजर जो है ये आपके 3 एड्रेस कोड को ऑप्टिमाइज कर देगा और ये ऑप्टिमाइज करेगा आपके बाय रिड्यूसिंग टेम्परेरी वेरिएबल। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं टेम्परेरी वेरिएबल्स को इसने रिड्यूस कर दिया है एंड यूजिंग सम मिनिमाइजेशन टेक्निक। तो मिनिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करके ये टेम्परेरी वेरिएबल को यहां पर रिड्यूस कर देगा जिससे कि आपका कोड यहां पर ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अब 3 एड्रेस कोड में आप कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे कि 3 एड्रेस कोड में आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3 एड्रेस कोड में जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसमें एटमोस्ट 3 एड्रेस हो सकते हैं। 3 एड्रेस कोड में जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसमें एटमोस्ट 3 एड्रेस हो सकते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसमें एटमोस्ट 3 ऑपरेंड होंगे और यहां पर जो ऑपरेंड होगा वो एक्ट करेगा एज ए रजिस्टर, ऑपरेंड एक्ट एज ए रजिस्टर। और यहां पर जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन होगा उसके राइट हैंड साइड में एटमोस्ट 1 ऑपरेटर यहां पर आ सकता है। तो ये आपका 3 एड्रेस कोड नहीं होगा क्योंकि जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं जो असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन है इसके राइट हैंड साइड में आपके मोर देन 1 ऑपरेंड आ रहे हैं। लेकिन आपका ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं आपका एटमोस्ट 1 ऑपरेंड है और एटमोस्ट 3 ऑपरेंड या एटमोस्ट 3 एड्रेस है इन सभी इंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। इन सभी इंस्ट्रक्शंस में 3 से ज्यादा आपके ऑपरेंड या 3 से ज्यादा आपके एड्रेस नहीं है। तो ये आपका एक 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एड्रेस आपके 3 से कम भी यहाँ पर अलाउड है। तो यहाँ पर हमने इसको ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये इसको ऑप्टिमाइज करके डायरेक्टली मैंने लिख दिया 60.0। देन 60.0 को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रिप्लेस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा ID3 मल्टीप्लीकेशन 60.0 और इसको मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में मान लीजिए मैंने स्टोर कर लिया और उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा T1 प्लस ID2 और देन मैं T3 को भी यहाँ पर रिमूव कर दूंगा। तो T3 को रिमूव कर दूंगा तो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ ID1 में। तो ये जो आपका 3 एड्रेस कोड था ये अब ऑप्टिमाइज हो चुका है। तो हमें ये ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड अब मिल चुका है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है ये आपका ऑप्शनल है। ये जो फेज है कंपाइलर की, ये जो फेज है ये ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि सभी कंपाइलर में आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन हो, ठीक है ना। आप इसको ले भी सकते हैं, आप इसको नहीं भी ले सकते। अगर आप लेंगे तो आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, 3 एड्रेस कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और अगर आप इसको नहीं लेंगे तो आपका जो 3 एड्रेस कोड होगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आप एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को फास्ट करना चाहते हैं तो फिर वहां पर आप ये कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला फेज को यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कोड को आप अपना ऑप्टिमाइज कर लेंगे ताकि आपका एग्जीक्यूशन वहां पर फास्ट हो जाएगा। अब ये जो ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड है ये एज ए इनपुट जाएगा आपका टारगेट कोड जनरेशन में। तो टारगेट कोड जनरेशन क्या करेगा, टारगेट कोड जनरेशन इनपुट में 3 एड्रेस कोड को लेगा और आउटपुट में आपका टारगेट मशीन कोड या असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपका कोड को कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो टारगेट कोड जनरेशन वाला जो फेज है ये इनपुट में लेगा 3 एड्रेस कोड को। अब ये जो इनपुट में 3 एड्रेस कोड को ले रहा है वो ऑप्टिमाइज भी हो सकता है और ऑप्टिमाइज नहीं भी हो सकता है। अगर आप इस फेज को नहीं यूज करेंगे
करेंगे तो फिर इनपुट में आपका जो 3 एड्रेस कोड जाएगा वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, और अगर आप इस मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं, इस फेज को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो फिर जो इनपुट में जाएगा वो आपका ऑप्टिमाइज 3 एड्रेस कोड जाएगा। तो इसके इनपुट में जा रहा है आपका एक 3 एड्रेस कोड, और ये जनरेट कर रहा है आपका टारगेट मशीन कोड, या आप बोल सकते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपका कोड को जनरेट कर देगा। यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए, टारगेट से क्या मतलब है? टारगेट से मेरा मतलब होता है एक मशीन को टारगेट करके ये कोड जनरेट करेगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक टारगेटेड मशीन के लिए कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए मशीन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, तो डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट टारगेट कोड होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल है या ये जो फेज है टारगेट कोड जनरेशन, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये प्लेटफॉर्म पर आपका डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो टारगेट कोड जनरेशन वाला जो है ये आपका प्लेटफॉर्म या मशीन पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये उस पर्टिकुलर मशीन, उस पर्टिकुलर टारगेट मशीन के लिए आपका कोड जनरेट कर रहा है। तो देखते हैं कि ये टारगेट कोड जनरेशन किस तरीके से काम करता है। ये मान लीजिए हमारा 3 एड्रेस कोड है, इस 3 एड्रेस कोड के लिए ये आपका एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है, यानी इस 3 एड्रेस कोड को इसने ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में इस कोड को कन्वर्ट कर दिया है। अभी असेंबली जो लेवल जो लैंग्वेज है ये डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी एक मशीन के लिए ये असेंबली लैंग्वेज थी, तो इसने इस 3 एड्रेस कोड को इस असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए किस तरीके से इसने कन्वर्ट किया। अभी जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो ऑपरेंड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए रजिस्टर, ऑपरेंड एक्ट एज ए रजिस्टर। तो यहाँ पर ID3 क्या, ID3 आपका एक ऑपरेंड है, ID3 जो है वो आपका ऑपरेंड है। तो ये मान लीजिए हमने R2 रजिस्टर में इसको लोड कर दिया, इस ऑपरेंड ID3 को हमने R2 रजिस्टर में लोड कर दिया। देन उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया R2 को इस 60.0 फ्लोट के साथ, और फिर उस रिजल्ट को हमने स्टोर किया है इस रजिस्टर R2 में। तो हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। यहां पर एक चीज नोट कीजिए कि ये जो सिंबल है, इस सिंबल का मतलब होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है ना। इमीडिएट कांस्टेंट को ये बताता है। इसका मतलब इस सिंबल के बाद जो आपका आने वाला है वो एक कांस्टेंट है। इसी तरीके से कुछ और नोटेशन भी होते हैं, जैसे डॉलर का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर, और @ का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो @ का मतलब हो जाएगा इनडायरेक्ट, डॉलर का मतलब हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम काउंटर, और ये हैश का मतलब हो जाएगा इमीडिएट कांस्टेंट। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये 60 जो है ये आपका एक कांस्टेंट है। देन हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपका जो R2 रजिस्टर में क्या आ चुका है, R2 रजिस्टर में आपका ये मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इस असेंबली लेवल लैंग्वेज को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ये होगा आपका। तो ये क्या करेगा कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, इस R2 रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको मल्टीप्लिकेशन करेगा आपका इस 60 कांस्टेंट के साथ, इस 60.0 कांस्टेंट के साथ, और उसके रिजल्ट को स्टोर कर देगा आपका रजिस्टर R2 में। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये ID2 जो ऑपरेंड है इसको हम एक रजिस्टर में लोड करेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम R1 रजिस्टर में इसको लोड कर रहे हैं, तो R1 रजिस्टर में मान लीजिए हम इस ID2 को हम लोड कर रहे हैं, तो R1 रजिस्टर का कंटेंट हो जाएगा ये ऑपरेंड ID2। देन इसके बाद हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये R1 रजिस्टर को लेंगे, प्लस ये जो मल्टीप्लाइड जो रिजल्ट है, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो हमारा R2 में स्टोर है, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो इनको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको रजिस्टर R1 में मान लीजिए हमने आपका स्टोर कर दिया, तो फिर आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, ठीक है ना। ये ऐड को हमने आपका ऐड करके रिजल्ट को R1 रजिस्टर में आपका स्टोर कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद में आपका ये वैल्यू आपको ID1 को असाइन करनी है, ID1 ऑपरेंड को असाइन करनी है, तो हम यहाँ पर स्टोर इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे हैं। तो स्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि रजिस्टर R1 के कंटेंट को ID1 में स्टोर कर देगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो कोड आप देख रहे हैं ये कोड आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट कोड होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि लोड या स्टोर की जगह आप मूव का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मूव का भी यूज कर सकते हैं। तो अब लोड का आप यूज कर रहे हैं या मूव का यूज कर रहे हैं या किसी और आप न्यूमेरिक कोड का यूज कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म या किस मशीन पर आपका काम चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म या मशीन के अकॉर्डिंगली आपके ये कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज कोड आपका चेंज हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पर एक हाई लेवल लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिया था और उसको हमने कन्वर्ट किया है असेंबली लेवल लैंग्वेज में। तो एक हाई लेवल के स्टेटमेंट को ये एक असेंबली लेवल लैंग्वेज के स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कंपाइलर क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है असेंबली लेवल लैंग्वेज में या टारगेट मशीन कोड में, क्योंकि ये असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। तो उस टारगेटेड मशीन के लिए ये असेंबली लेवल लैंग्वेज में ये कोड जनरेट कर रहा है।